नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बैरेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज अपन लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें अपन सुडोपोडियल लोकोमोशन जो अमीबा में होता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये बीएससी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स टाइप्स का टॉपिक है। इसमें अपन बात करेंगे सुडोपोडियल लोकोमोशन क्या होता है। दूसरा अपन बात करेंगे सुडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा। फिर अपन बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी जो कि अमीबा में लोकोमोशन की एक सिद्धांत है। फिर उसके बाद अपन करेंगे सरफेस टेंशन थ्योरी, ये भी लोकोमोशन की थ्योरी है। उसके बाद अपन बात करें रोलिंग मोमेंट थ्योरी जो भी एक लोकोमोशन का सिद्धांत है। फिर अपन बात करेंगे वॉकिंग मोमेंट थ्योरी। फिर अपन सेल जोल थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपन बात करेंगे फोल्डिंग और अनफोल्डिंग थ्योरी के बारे में। इस तरीके से अमीबा में लोकोमोशन के लिए जो 5-6 सिद्धांत दिए गए हैं उनके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले सुडोपोडियल लोकोमोशन क्या होता है, तो लिविंग एनिमल्स में स्थान परिवर्तन करने वाली गतियाँ पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं अपन, लोकोमोशन। संघ प्रोटोजोआ की जो क्लास है राइजोपोडा और स्पोरोजोआ के कुछ सदस्यों में सुडोपोडियल गमन पाया जाता है, या जिसको हिंदी में बोलते अपन कूटपादीय गमन पाया जाता है। किन में? संघ प्रोटोजोआ के क्लास राइजोपोडा और स्पोरोजोआ के कुछ सदस्यों में। सुडोपोडिया सामान्यतः शरीर के किसी भाग से निकली हुई जीव द्रव्य की एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, यानी कि बाह्य अतिवृद्धि होती है जो कि से जीव द्रव्य से निकलती है। सुडोपोडिया एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के बने हुए होते हैं, जिनको मैं आपको एक डायग्राम डायग्राम में बता देता हूँ। ये वाला भाग, ये क्या है, सुडोपोडिया। अब अपन बात करते हैं कि सुडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा भोजन एवं शत्रु से रक्षा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है। अमीबा में गमन के लिए गमन सुडोपोडिया द्वारा होता है। गति करते समय अमीबा क्या बनाता है, कुंद रूपी कूटपाद का निर्माण करता है, परंतु इनमें से एक जो सबसे अधिक लंबा होता है वही कूटपाद गमन में सहायक होता है। कहने का मतलब 2 से 3 कूटपाद बनते हैं गति करने के लिए, परंतु उनमें से जो सबसे अधिक लंबा होता है वही क्या करता है, गमन में सहायता करता है। सुडोपोडिया के निर्माण में कोशिका द्रव्य का प्रवाह किस प्रकार होता है तथा इनका निर्माण कैसे होता है, ये अभी तक स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, परंतु समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए जिनका अध्ययन अपन इसी में आगे करेंगे। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया वो था कि कंस्ट्रक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी या संकुचन हाइड्रोलिक थ्योरी। ये सुलजे एक वैज्ञानिक था, 1875 में उसने प्रतिपादित किया। इसके अनुसार अमीबा के फस्य छोर पर उपस्थित एक्टोप्लाज्म संकुचन करता है तथा भीतर की ओर उपस्थित एंडोप्लाज्म आगे की ओर धकेलता है, जिससे क्या बनता है, कूटपाद या सुडोपोडिया बनते हैं और जिससे अमीबा गति करता है। सबसे पहले अमीबा की गति के बारे में सुलजे ने बताया और उसने बताया कि भाई पश्चिम छोर में जो बैक साइड होती है अमीबा की, उसका जो एक्टोप्लाज्म है वो संकुचित होता है और जिससे उसके भीतर की ओर उपस्थित एंडोप्लाज्म आगे की ओर धकेला जाता है, जिससे क्या बनते हैं, कूटपाद बनता है। इस तरीके से अमीबा में गमन होता है। ये सबसे पहले सुलजे ने बताया था। फिर दूसरा है सरफेस टेंशन थ्योरी। ये सिद्धांत ब्रेथोर्ड ने 1886 में प्रतिपादित किया और उसने बताया कि अमीबा के शरीर के धरातल से किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव के कम हो जाने के कारण इस स्थान पर जीव द्रव्य दबाव बनता है और उससे क्या होता है, कूटपाद बाहर निकलते हैं। यानी कि धरातल पर किसी भी स्थान पर पृष्ठ तनाव कम है उस जगह का, तो उस जगह क्या होता है कि जीव द्रव्य बाहर की तरफ निकलता है और क्या बनाता है,
कूटपाद बनाता है। तो ये सरफेस टेंशन थ्योरी बर्थोल्ड ने दी, जो कि मान्य नहीं है। अब अपन बात करते हैं अगली रोलिंग मोमेंट थ्योरी। जेनिंग ने 1904 में अमीबा पर कई खोजें कर बताया कि अमीबा में गति किस तरह से एक बड़े गोले के टूटने वाली गति के समान होती है। जैसे कोई बड़ा गोला टूटता है और वो गति करता है, उस तरीके से इसमें गति होती है। अमीबा में इस प्रकार की गति जीव द्रव्य के चक्कर लगाने के कारण होती है। जेनिंग ने एक प्रयोग किया और इसके पक्ष में, इस सिद्धांत के पक्ष में एक प्रयोग किया और बताया। यदि अमीबा के पृष्ठतल पर कार्बन रख दे तो यह अमीबा के जीव द्रव्य के साथ साथ आगे की ओर खिसकता जाता है। देखो इसमें उसने कार्बन पार्टिकल रखा था, डायग्राम में बात करते हैं अपन। ये पृष्ठतल पर क्या किया उसने, अमीबा के पृष्ठतल पर कार्बन का पार्टिकल रखा, फिर अगले सिरे पर होता हुआ नीचे की ओर घूम जाता है। कहने का मतलब फर्स्ट सिरे पर कार्बन का पार्टिकल रखा, जिससे क्या होता है, वो अगले सिरे की ओर होता हुआ नीचे की ओर घूम जाता है। जैसे जैसे शरीर आगे लुढ़कता जाता है, ये कार्बन कण नीचे की ओर से पिछले सिरे पर होता हुआ ऊपर की ओर पहुंच जाता है। इस तरीके से ये गति करता रहता है कि उसने एक कार्बन पार्टिकल रखा और वो कार्बन पार्टिकल आगे की ओर खिसकता जाता है, फिर नीचे आता है। इस तरीके से ये घूमता रहता है। ये थ्योरी दी थी जेनिंग ने। अब आते हैं अगले, ठीक, अगली के बारे में बात करते हैं। अगला है सोल जेल थ्योरी, जो सबसे फेमस है और ऑथेंटिक भी है आज की डेट में। तो इसका प्रतिपादन हाइमन ने 1917 में प्रस्तुत किया और पेटिन और मास ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार अमीबी गति में निम्न घटनाएं होती है, और यही सिद्धांत आज की डेट में सर्वाधिक मान्य है। सर्वप्रथम अमीबा के शरीर की जीवद्रव्य कला का एक भाग किसी आधार के संपर्क में आता है, तब इस भाग का प्लाज्मा जेल आंतरिक रासायनिक क्रियाओं के कारण कमजोर हो जाता है। सबसे पहले प्रथम घटना क्या होती है कि अमीबा का शरीर की जीवद्रव्य कला किसी भाग आधार के संपर्क में आती है, किसी भी भाग के आधार के संपर्क में आती है, तथा इस भाग का क्या होता है, प्लाज्मा जेल में आंतरिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा प्लाज्मा जेल क्या होता है, कमजोर हो जाता है। प्लाज्मा जेल क्या होता है, कमजोर हो जाता है। फिर सेकंड में अंतर्द्रव का इस तरह प्लाज्मा सोल इस कमजोर प्लाज्मा जेल के क्षेत्र को तोड़कर आगे की तरफ बहने लगता है। कहने का मतलब सबसे पहले प्लाज्मा जेल क्या होता है, रासायनिक क्रिया के कारण कमजोर होता है, जिससे प्लाज्मा सोल क्या करता है, जेल के क्षेत्र को तोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगता है और एक्टोप्लाज्म से निरंतर टकराने से एक नली का रूपी कूटपाद बन जाता है तथा प्लाज्मा सोल पार्श्वों में फैलकर जेल दशा में बदल जाता है। कहने का मतलब जो ही प्लाज्मा जेल रासायनिक क्रियाओं द्वारा कमजोर होता है, प्लाज्मा सोल आगे की तरफ जो आगे वाले क्षेत्र की ओर गति करता है और वहाँ क्या एक्टोप्लाज्म से टकराकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है, या ये क्रिया क्या कहलाती है, जेलिनेशन या जेलीकरण। उसके बाद इस नए कूटपाद को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए प्लाज्मा सोल की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब और प्लाज्मा सोल को जेल में कन्वर्ट होने की आवश्यकता होती है। यह मात्रा शरीर के पश्चिमी भाग से प्लाज्मा जेल के स्तर के जेल दशा से सोल दशा में बदलने से बनती है। पीछे वाले भाग में क्या बनता है, प्लाज्मा जेल से सोल बनता है, और ये पीछे वाला भाग आगे जाकर क्या बनाता है, सोल से जेल बनाता है। यानी कि जेल से सोल बनने की क्रिया क्या कहलाती है, सोलिनेशन। क्या कहलाती है, सोलिनेशन। सोलिनेशन के फलस्वरूप प्लाज्मा सोल निरंतर गति की दिशा में या आगे की दिशा में प्रवाहित होता रहता है।
यानी कि जिस तरफ कूटपाद बन रहे होते हैं उस दिशा में प्लाज्मा सोल लगातार प्रवाहित होता रहता है और आगे जाकर क्या बनाता है, प्लाज्मा जेल बनाता है। अब लचीला नलिकाकार प्लाज्मा जेल संकुचित होकर अग्र से पश्चिम भाग में खिसक जाता है। आगे से जो जेल बना वो क्या करता है, पीछे की तरफ खिसकता जाता है और पीछे आकर क्या बनाता है, प्लाज्मा सोल बनाता है और सोल आगे जाके क्या बनाता है, जेल बनाता है। तो पश्चिम भाग में प्लाज्मा जेल में संकुचित होने से प्लाज्मा सोल आगे की तरफ प्रवाहित होता है, जिससे क्या होता है, कूटपाद लंबा होकर पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक है। अंत में इस नव विकसित कूटपाद के प्लाज्मा जेल के स्तर में संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप अमीबा कूटपाद की दिशा में गमन करता है और इस जो सोल जेल सिद्धांत को सर्वाधिक समर्थन मिला है आज की डेट में। और इसको अपन ने डायग्राम में भी समझा है। डायग्राम में अपन बात कर लेते हैं। देख, ये आगे जो सबसे आगे कूटपाद का आगे का सिरा कहलाता है हाइलेमन केप। ठीक है। और आगे पीछे से सोल आगे आके किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लाज्मा जेल में, और ये कहलाता है जेलिनेशन जोन। और ये प्लाज्मा जेल पीछे जाकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लाज्मा सोल। ठीक है। और ये प्लाज्मा सोल आगे जाकर जेल में कन्वर्ट हो रहा है, जिसे कूटपाद पूर्ण विकसित हो जाता है और जिससे अमीबा आगे गति करता है। यही सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत माना था। अब नेक्स्ट आता है फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग थ्योरी। सोल जेल सिद्धांत को यद्यपि व्यापक अनुमोदन मिला था, परंतु इस सिद्धांत में उन रासायनिक क्रियाओं का उल्लेख नहीं था जो सोल जेल अंतः परिवर्तन के लिए तथा प्लाज्मा जेल के संकुचन के लिए उत्तरदायी। यह सिद्धांत गोल्डेकर तथा लोक ने 1950 में प्रस्तुत किया। इसके अनुसार एक्टिन नामक संकुचनशील प्रोटीन युक्त सूक्ष्म तंतु के वलयन से जीव द्रव्य की सोल अवस्था तथा सूक्ष्म तंतुओं के वलयन से जेल अवस्था बनती है और प्रोटीन अणु के वलन व अवलन से प्रोटीन अणुओं के वलन और अवलन में एटीपी की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये क्या है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग थ्योरी उसका एक मॉडिफाई रूप है। गोल्डेर और लोक ने इसको प्रस्तुत किया और इसमें बताया कि भाई सोल जेल किससे बनते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन होता है, वो उनमें वलन से तो क्या बनता है, सोल अवस्था बनती है, और सूक्ष्म तंतु होते हैं उनके अवलन से क्या बनती है, जेल अवस्था। उन्हीं के एक्टिन प्रोटीन के सूक्ष्म तंतुओं के अवलन से क्या अनफोल्डिंग से क्या बनती है, जेल अवस्था बनती है। कहने का मतलब एक्टिन प्रोटीन के फोल्डिंग से तो क्या बनता है, सोल अवस्था बनती है, और अवलन से यानी अनफोल्डिंग से क्या बनती है, जेल अवस्था बनती है। और इन फोल्डिंग और अनफोल्डिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से फिर वो का वही सोल जेल बनता है और अमीबा क्या करता है, गति करता है। और इसको डायग्राम में भी आपको बता रखा है। देखो, प्रोटीन की अनफोल्डिंग तो क्या करता है, सोल्यूनेशन, और प्रोटीन की फोल्डिंग, एक सेकेंड आपको वापस से बताते हैं। प्रोटीन की अनफोल्डिंग तो क्या बनाती है, जेलिनेशन, और फोल्डिंग क्या बनाती है, सोल्यूनेशन। और इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, एटीपी की। ठीक है। और ये उसका एक मॉडिफाइड रूप है सोल जेल सिद्धांत का, और गोल्डेकर और लोक ने इसको प्रस्तुत किया था 1950 में। थैंक्स। आशा करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई हुई होगी। अगली क्लास में अपन सीलिया और फ्लैजेला द्वारा लोकोमोशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।